हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो लोगों को कल्पना या भ्रम लगती है, लेकिन जिसके साथ घटी है उन परिवारों में आज भी लोग चैन से सो नहीं पाते। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने वाले आएंगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे और हमें आगे आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। कहानी है छोटे शहर की भव्या की। भव्या 16 साल की हो चुकी थी। 10वीं पास करते ही उसके जीवन में पहली बार एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी, जैसे बचपन अचानक पीछे छूट गया हो। 11वीं में उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में हुआ था। ये स्कूल शहर के बीच में था, लेकिन पुराने इलाके में स्थित था। चारों ओर बड़े बड़े नीम और पीपल के पेड़, जिनकी शाखाएं मानो स्कूल की इमारत को जकड़े रहती थी। स्कूल की मुख्य इमारत लगभग 100 साल पुरानी लगती थी, जिसकी मोटी दीवारें, ऊंची छतें और लंबे लंबे गलियारे थे, जिनमें दिन के समय भी हल्की सी नमी और ठंडक बनी रहती थी। यहाँ 8वीं से 12वीं तक सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। पहले दिन भव्या को सब कुछ सामान्य लगा। सुबह की प्रार्थना, घंटी की आवाज, लड़कियों की हंसी, सब वैसा ही जैसा हर स्कूल में होता है। लेकिन कुछ चीजें थी जो उसे अनजाने में असहज कर रही थी। स्कूल के पीछे फैला था एक खाली मैदान। उसी मैदान के एक सिरे पर हाल ही में एक नई 2 मंजिला इमारत बनाई गई थी। बताया गया कि बढ़ती छात्राओं की संख्या के कारण वहां नई कक्षाएं शुरू की गई हैं। मगर अजीब बात ये थी कि ज्यादातर लड़कियां उस तरफ जाने से बचती थी। उधर मत जाया करो, पहले ही दिन भव्या को उसकी क्लासमेट निशा ने धीरे से कहा था। क्यों? भव्या ने पूछा। बस अच्छा नहीं लगता। भव्या ने उस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन कुछ दिनों के भीतर अच्छा नहीं लगता ये बहुत छोटा शब्द लगने लगा। स्कूल में सबसे ज्यादा डर जिस जगह का था वो था पुराना बाथरूम ब्लॉक। छात्राओं के लिए बना ये बाथरूम मुख्य इमारत और पीछे के मैदान के बीच पड़ता था। वहां अक्सर लाइटें झपकती रहती, नल अपने आप टपकने लगते और कई बार दरवाजे अंदर से बंद मिलते, जबकि भीतर कोई नहीं होता। पहली घटना एक शांत दोपहर को हुई। 9वीं कक्षा की एक लड़की काव्या बाथरूम गई और वापस नहीं लौटी। जब टीचर ने उसे ढूंढने भेजा तो वो अंदर एक कोने में बैठी मिली, आंखें खुली, शरीर अकड़ा। मुंह से बस एक ही वाक्य निकल रहा था, वो नाराज है, वो नाराज है। काव्या को उसी दिन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा एक्यूट साइकोलॉजिकल शॉक लगा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक भयानक विनाश की शुरुआत है। अगले कुछ हफ्तों में घटनाएं बढ़ने लगी। कोई लड़की बाथरूम में बेहोश मिलती, कोई बिना कारण तेज बुखार में तपने लगती, किसी के हाथ पैर कांपते, तो कोई रात को चीखते हुए जाग जाती। भव्या की सबसे अच्छी दोस्त अनन्या एक दिन अचानक क्लास में जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखें किसी अदृश्य शक्ति को घूर रही थी। वो मुझे देख रही है, अनन्या बार बार यही कह रही थी। धीरे धीरे स्कूल में डर फैलने लगा। अब लड़कियां अकेले बाथरूम नहीं जाती थी। पीरियड्स के बाद गलियारों में रुकना बंद हो गया। पीछे की नई इमारत लगभग सुनसान रहने लगी। टीचर्स इसे मास हिस्टेरिया कहकर टालने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन इसे अफवाह बता रहा था, लेकिन फिर मौतें शुरू हुई। एक सुबह 11वीं की एक छात्रा रुचिका बाथरूम में मृत पाई गई। उसका शरीर सामान्य था, कोई चोट नहीं थी, कोई जहर नहीं, बस उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर जमी हुई एक ऐसी डरावनी अभिव्यक्ति, जैसे उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देखना सह नहीं सकता। उस दिन पूरा स्कूल रो रहा था, लेकिन डर रोने से ज्यादा तेज फैलता है।
भव्या अब हर दिन स्कूल आते हुए घबराने लगी थी। उसे लगने लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। कभी कभी उसे अपने नाम की आवाज सुनाई देती, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। एक दिन जब वो पीछे वाले मैदान के पास से गुजर रही थी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में किसी ने फुसफुसा कर कहा कि ये रास्ता हमारा है। ये सुनते ही उसकी रूह कांप गई। वो इतनी डर गई कि उसकी हालत देखकर कुछ सीनियर लड़कियों ने आखिरकार सच्चाई बताई। ये स्कूल सिर्फ इमारत नहीं है, एक 12वीं की लड़की ने धीमे स्वर में कहा। ये जगह किसी और की भी है। कहा जाता था कि 100 साल पहले उसी मैदान में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इस जमीन ने आज तक नहीं भुलाया। जब नई इमारत बनाई गई तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहां खुदाई के दौरान क्या निकला था। इमारत बनाते वक्त की गई सबसे बड़ी गलती यही थी। एक हफ्ते के भीतर 3 और लड़कियां मर गई, एक लापता हो गई, 2 पागल खाने पहुंच गई। अखबारों में खबर छपने लगी। पेरेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ कांपने लगे। आखिरकार एक फैसला लिया गया कि किसी बड़े शास्त्री को बुलाकर पूछा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस आत्मा को अनजाने में रास्ते से रोका गया था, वो अब हर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और उसे लड़कियों का बाथरूम सबसे ज्यादा पसंद था। इतनी भयानक घटनाओं के बाद स्कूल में डर अब सिर्फ अफवाह नहीं रह गया था, वो एक सच्चाई बन चुका था, चलता फिरता सांस लेता हुआ सच। उस स्कूल की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। प्रार्थना के समय लड़कियों की आवाज कांपती थी। घंटी की आवाज अब कक्षा की शुरुआत नहीं, बल्कि चेतावनी लगती थी। भव्या हर दिन स्कूल आते हुए यही सोचती, आज किसकी बारी होगी, कहीं मुझे कुछ हो गया तो। इतनी लड़कियों की मौत के बाद प्रशासन ने बाथरूम ब्लॉक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। लड़कियों को पीछे वाली नई इमारत के बाथरूम इस्तेमाल करने को कहा गया, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। नई इमारत तक जाने का रास्ता उसी मैदान से होकर गुजरता था, जिसे सीनियर लड़कियां मनहूस जमीन कहती थी। वहां जाते समय हवा अचानक भारी हो जाती। कई लड़कियों को सिर दर्द होने लगता, कुछ को चक्कर आ जाते। एक दिन जब भव्या और अनन्या उस रास्ते से जा रही थी, अनन्या अचानक रुक गई। क्या हुआ? भव्या ने पूछा। अनन्या का चेहरा पीला पड़ चुका था। तूने सुना? क्या? किसी ने कहा रुको। भव्या ने कुछ नहीं सुना था, लेकिन उसने देखा कि घास हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे घटनाएं हिंसक होने लगी। एक 10वीं की छात्रा सुमेधा बाथरूम से निकलते हुए अचानक दीवार से जा टकराई, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसका सिर फट गया। वो जमीन पर पड़ी चीखती रही, और जब मदद आई और उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि किसी ने पकड़ लिया और मेरे बाल खींचे। वो रोते रोते ये सब बता रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि कोई रात में उनके सपनों में आता है, सफेद कपड़े, लंबे गीले बाल और आंखें बिल्कुल खाली। जो लड़कियां वो सपना देखती वे अगले दिन स्कूल में बाथरूम जाते समय बेहोश हो जाती। एक हफ्ते के भीतर 5 लड़कियां अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। डॉक्टरों को कोई कारण नहीं मिल रहा था। ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, सिटी स्कैन नॉर्मल, लेकिन लड़कियां बोलना बंद कर रही थी। कुछ लड़कियां अचानक हंसने लगती बिना वजह। कुछ दीवारों पर नाखून से अजीब अजीब निशान बना देती। एक लड़की ने तो अपनी ही चोटी काट दी और बोली वो ऐसा चाहती है। भव्या अब हर समय डर में रहने लगी थी। उसे लगता स्कूल की दीवारें उसे देख रही हैं। गलियारों में चलते समय उसे पीछे से पैरों की आवाज सुनाई देती। एक दिन जब वो आखिरी पीरियड के बाद अकेली सीढ़ियां उतर रही थी, अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा, भव्या। आवाज बिल्कुल उसके जैसी थी। वो जम गई। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। जब उसने हिम्मत करके देखा तो सीढ़ियां खाली थी, लेकिन दीवार पर नाखूनों से लिखा था, वहां मत जाया करो। फिर वो घटना हुई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। 12वीं की छात्रा पूजा
दोपहर में बाथरूम गई, काफी देर तक बाहर नहीं आई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। पूजा का शरीर छत से उल्टा लटका हुआ था, उसकी गर्दन मुड़ी हुई, आंखें बाहर की ओर निकली हुई और फर्श पर पानी नहीं, खून बह रहा था। कोई रस्सी नहीं थी, कोई सहारा नहीं, फिर भी उसका शरीर हवा में टंगा हुआ था। उस दिन स्कूल में अफरा तफरी मच गई। पेरेंट्स गेट पर आ गए, मीडिया पहुंच गई, पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन पुलिस भी क्या करती? सीसीटीवी फुटेज में बाथरूम के अंदर कुछ नहीं दिखा। पूजा अकेली अंदर गई और कभी बाहर नहीं आई। बस यही दिखा। अगली मौत और भी डरावनी थी। एक लड़की अमीरा पूरी तरह गायब हो गई। उसका बैग क्लास में था, जूते बाथरूम के बाहर पड़े थे, लेकिन अमीरा कहीं नहीं थी। 3 दिन बाद उसका शव उसी मैदान के नीचे मिला जहां नई इमारत बनी थी। जमीन के नीचे दबा हुआ, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अब प्रशासन टूट चुका था। स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश आया। नजदीकी हॉस्टल की लड़कियों को भी घर भेज दिया गया, लेकिन डर घर तक पहुंच चुका था। जो लड़कियां स्कूल से लौटी वे रात में चिल्लाने लगी। कुछ ने खाना छोड़ दिया, कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। एक लड़की ने अपने माता पिता से कहा, वो हमारे साथ घर आ गई है। भव्या भी बदलने लगी थी। उसे रात में बाथरूम से पानी बहने की आवाज आती। जब वो देखती नल बंद होता। एक रात उसने आईने में देखा, उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। ये देखकर उसने चीख मारी और इसके बाद उसके घर में सब डर गए और भव्या ने पहली बार महसूस किया जो हो रहा है वो पहले से कई ज्यादा भयानक हो रहा है। उस रात स्कूल पूरी तरह खाली था, फिर भी चौकीदार ने दावा किया कि उसे बाथरूम ब्लॉक से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वो पास गया तो नल बंद थे, लेकिन फर्श गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां पानी डाला हो। दीवारों पर ताज़ा नाखूनों के निशान थे और आईने पर धुंध में एक वाक्य उभरा था जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। तुमने रास्ता छीना था, अब तुम्हारी जिंदगी छीनेगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चौकीदार भागने ही वाला था कि उसे लगा किसी ने उसके कान के पास धीरे से सांस ली। अगली सुबह वो मरा हुआ मिला, आंखें खुली, चेहरा मुरझाया और मुंह से पानी बह रहा था। रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट फेलियर, लेकिन सब जानते थे कि उसका दिल नहीं रुका था, उसे रोक दिया गया था। शहर में एक ही बात गूंजने लगी, स्कूल शापित है। तभी प्रशासन ने आखिरी रास्ता चुना। बड़े शास्त्री को बुलाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी असंभव जगहों में आत्माओं की उपस्थिति को समझकर लोगों की जान बचाई थी। जब शास्त्री स्कूल पहुंचा, उसने पहला कदम रखते ही कहा, ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये जगह कब्जे में है। जब उसने स्कूल के मुख्य द्वार पर कदम रखा तो वातावरण अचानक बदल गया। वो दोपहर का समय था, सूरज सिर के ठीक ऊपर था, फिर भी स्कूल परिसर में अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा जैसे रुक गई हो, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी और मैदान के बीच बनी नई इमारत की खिड़कियां हल्की हल्की चरमराने लगी थी। शास्त्री ने आंखें बंद की और जमीन पर अपना दंड टिकाकर खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में बोले, यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यहाँ पीड़ा की परतें जमी है और जो सबसे ऊपर है वही सबसे क्रोधित है। प्रशासन, पुलिस और कुछ चुनिंदा अध्यापक उनके चारों ओर खड़े थे। किसी में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। शास्त्री सीधे उस रास्ते की ओर बढ़े जो पुराने स्कूल भवन से होकर नई 2 मंजिला इमारत तक जाता था। वही रास्ता जहां से गुजरते समय लड़कियां बीमार पड़ने लगी थी। उन्होंने चलते फिरते जमीन पर हाथ फेरा और अचानक रुक गए। उनकी उंगलियां कांपने लगी। यही उन्होंने कहा, वो यहाँ दफन है। इसके बाद शास्त्री ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। पुराने स्कूल की दीवारें, बाथरूम ब्लॉक, सीढ़ियां और अंत में वो क्लासरूम जहाँ रात में अक्सर लाइट और पंखा अपने आप चलता हुआ दिखाई देता था।
जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी कुछ था, एक भारी मौजूदगी जो सांस लेने में तकलीफ पैदा कर रही थी। शास्त्री ने भीतर कदम नहीं रखा। उन्होंने वहीं से आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में कमरे के अंदर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन बेहद पीड़ादायक। शाम होते होते शास्त्री ने प्रशासन को साफ शब्दों में कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं लाई जाती, तब तक कोई भी अनुष्ठान काम नहीं करेगा। आत्मा केवल डर फैलाने नहीं आई है, वो कुछ कहना चाहती है, और वो बात 100 साल पुरानी है। इसके बाद स्कूल को पूरी तरह सील कर दिया गया। आसपास के घरों से भी लोगों को कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया गया। उसी रात हवन और साधना की तैयारी शुरू हुई। हवन के तीसरे दिन, जब धूप, अगरबत्ती और मंत्रों से पूरा परिसर भरा हुआ था, तब पहली बार आत्मा ने स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति दिखाई। जैसे ही शास्त्री ने मंत्रों की गति तेज की, मैदान की जमीन हिलने लगी। नई इमारत की दीवारों पर दरारें उभर आई। अचानक एक तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा और अपमान तीनों मिले हुए थे। कई लोग वहीं बेहोश हो गए। भव्या का घर स्कूल से थोड़ा ही दूर था। वो लोग अपने घर की छत पर थे। भव्या अपने माता पिता के साथ दूर खड़ी थी। उसने साफ देखा कि हवा में एक आकृति उभर रही है। वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना समझ आ गया कि वो एक युवती थी, स्कूल यूनिफॉर्म जैसी पोशाक में, गीले बाल, चेहरे पर बिखरे हुए। शास्त्री ने उससे बात करने की कोशिश की। मंत्रों के बीच उन्होंने पूछा कि वो कौन है और क्या चाहती है। कुछ पल तक केवल रोने की आवाज आती रही। फिर वो आकृति थोड़ी और स्पष्ट हुई और पहली बार उसने शब्द बोले। उसकी आवाज भारी नहीं थी, बल्कि टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। उसने बताया कि उसका नाम कभी किसी ने याद नहीं रखा। वो काफी साल पहले उसी जगह पढ़ने आई थी, जब ये स्कूल नया नया बना था और आसपास सिर्फ जंगल और खुला मैदान हुआ करता था। उसने बताया कि वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय के कुछ प्रभावशाली लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। स्कूल के पीछे के मैदान में, जहां अब नई इमारत खड़ी है, वहीं उसके साथ ऐसा हुआ जिसे वो आज भी शब्दों में नहीं बता पाती। जब उसने विरोध किया तो उसे चुप कराने के लिए उसका गला दबाया गया और मार डाला गया। फिर उन लोगों ने उसकी लाश को उसी जमीन में दबा दिया। बिना किसी संस्कार, बिना किसी पहचान के ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और समय के साथ उस पर इमारतें खड़ी कर दी गई। आत्मा ने बताया कि वो सालों तक वहीं दबी रही, ऊपर से गुजरते कदमों की आवाज़ें सुनती रही, हंसी, शोर, पढ़ाई, सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। जब नई इमारत बनी और बाथरूम उसी जगह के पास बनाया, तब उसकी पीड़ा और बढ़ गई। उसे लगा जैसे उसका अपमान फिर से हो रहा हो। वही जगह, वही डर, वही घुटन। यही कारण था कि बाथरूम जाते समय लड़कियां उसकी सीमा में आ जाती थी और उसकी अधूरी पीड़ा उन्हें जकड़ लेती थी। शास्त्री ने समझाया कि निर्दोष लड़कियों को नुकसान पहुंचाना समाधान नहीं है, लेकिन आत्मा का जवाब साफ था। उसने कहा कि वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, पर उसका दर्द अब उसके काबू में नहीं था। वो चाहती थी कि लोग रुके, देखे, समझे कि उस जगह के नीचे क्या छिपा है और उसकी इज्जत करे। लेकिन मेरी जगह पर बाथरूम बनाकर मेरा अपमान किया गया। वो आत्मा अपने आपे से बाहर थी। इसके बाद कई दिनों तक शास्त्री और अन्य विद्वानों ने मिलकर अनुष्ठान किए। उस जगह की खुदाई की गई। जमीन के नीचे से पुराने कपड़े, हड्डियों के अवशेष और कुछ गहने मिले, जो उस आत्मा की कहानी को सच साबित कर रहे थे। प्रशासन पर दबाव बढ़ा। मीडिया को सच्चाई का कुछ हिस्सा बताया गया, लेकिन पूरी कहानी नहीं। रात दिन हवन चलते रहे। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन पूरी तरह जाने को तैयार नहीं थी। अंत में शास्त्री ने एक कठोर निर्णय सुझाया। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को जबरदस्ती मुक्ति नहीं दी जा सकती, या उसे जबरदस्ती मुक्त नहीं किया जा सकता। उसे सम्मान और एक सीमित स्थान देना होगा, ताकि वो बाकी परिसर से दूर रहे। उसी क्लासरूम को
जहाँ उसकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा महसूस होती थी, उसके नाम पर छोड़ दिया गया। उस कमरे को सील कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। अंदर एक दीपक और पंखा रखा गया, जो रात में अपने आप चलने लगता, जो हर दिन उस आत्मा की उपस्थिति का संकेत था। जो लड़कियां मारी गई थी, उनके लिए अलग अलग शांति हवन किए गए, उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया। स्कूल आंशिक रूप से फिर से खोला गया, लेकिन नई इमारत और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहां मोटा ताला डाल दिया गया और चेतावनी बोर्ड लगाए गए। भव्या उस दिन आखिरी बार स्कूल के बाहर खड़ी थी, जब उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर उस सील किए गए क्लासरूम की ओर देखा। खिड़की थोड़ी खुली थी, अंदर लाइट जल रही थी और उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कह रहा हो, कम से कम तुमने सुना तो सही। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शास्त्री ने जाते जाते प्रशासन से कहा था कि याद रखिए, कुछ आत्माएं जगह नहीं छोड़ती, वे बस चुप हो जाती हैं और भड़काने पर चुप्पी हमेशा खतरनाक होती है। शास्त्री के जाने के बाद स्कूल दोबारा खुल तो गया, लेकिन वो अब पहले जैसा कभी नहीं रहा। नई इमारत और वो रास्ता जो पुराने मैदान की ओर जाता था, लोहे की मोटी चादरों और जंग लगे ताले से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने इसे स्ट्रक्चरल रिस्क बताया। पूरे शहर के लोग जानते थे कि असली वजह कुछ और थी। रात के समय उस हिस्से के पास कोई नहीं जाता था। सड़क से गुजरते लोग सिर झुकाकर चलते थे, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हो। सबसे ज्यादा डर उस क्लासरूम में लगता था, जिसे आत्मा के लिए छोड़ दिया गया था। दिन में वो बंद रहता, लेकिन रात में उसकी खिड़की से सफेद रोशनी छलकती दिखाई देती, क्योंकि वहां एक लाइट जलाई जाती और पंखे की धीमी गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई देती। उन सबको जो रास्ते से गुजरते। समय बीतता गया। कुछ सालों तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लोगों ने मान लिया कि शायद सब शांत हो गया है, लेकिन शांति केवल ऊपर ऊपर की थी। अंदर कुछ सुलग रहा था। जो छात्राएं उस स्कूल में पढ़ती थी, उनमें से कई ने अजीब सपनों की शिकायत की। सपनों में वही मैदान, वही गीली मिट्टी और एक लड़की जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। कुछ छात्राएं अचानक रात में उठकर रोने लगती, कुछ को बिना कारण तेज बुखार हो जाता। डॉक्टर रिपोर्ट सामान्य बताते, लेकिन हालत बिगड़ती जाती। धीरे धीरे डर फिर लौटने लगा। एक रात लगभग 2:30 बजे गांव के बाहरी हिस्से से गुजरने वाले एक लड़के ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी कहानी को एक बार फिर जिंदा कर दिया। वो देर रात अपनी साइकिल से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी उसने देखा कि स्कूल की ओर जाने वाली सड़क पर एक पुरानी बस खड़ी है। बस के इंजन से धुआं निकल रहा था, जैसे वो अभी अभी जली हो। बस के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। उसे अजीब लगा, क्योंकि उस रास्ते पर रात में कोई बस नहीं चलती थी। वो रुका। तभी उसने बस के आसपास कुछ लड़कियां देखी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी। उनके चेहरे फीके थे, आंखें असामान्य रूप से खाली। उन्होंने उसे हाथ हिलाकर बुलाया। एक पल के लिए उसके मन में आया कि शायद कोई स्कूल ट्रिप का ग्रुप प्रवास करके वापस लौट रहा हो। फिर उसे याद आया कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी नजर फिर से उन लड़कियों पर पड़ी। इस बार दृश्य बदल चुका था। उनमें से आधी लड़कियां वैसी नहीं रह गई थी जैसी पहले दिख रही थी। किसी का चेहरा अधजला था, किसी की आंखों से काला तरल बह रहा था, किसी का शरीर अधूरा था, जैसे मिट्टी से निकाला गया शव। बस की धातु लाल रंग में सुलग रही थी, जैसे अंदर आग जल रही हो, लेकिन बिना लपटों के। हवा में एक सड़ी गली घिनौनी गंध फैल गई थी, जो पहले भी कई लोग महसूस कर चुके थे। लड़के के पैर जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी बस के दरवाजे खुले और अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आ जाओ, हम सब वहीं जा रहे हैं। वो चीखता हुआ भागा। उसने बहुत तेजी से साइकिल चलाई, किसी तरह अपने घर तक पहुंचा और बेहोश हो गया। वो उसने हमें बताया कि उसके घर तक की 7 किलोमीटर की दूरी उसने सिर्फ 10 मिनट में
साइकिल से तय कर दी। उतना डर गया था वो, और तेजी से साइकिल चलाई थी। सुबह जब उसे होश आया तो उसकी हालत देखकर लोग डर गए। उसकी आंखें लाल थी, बहुत तेज बुखार था उसे, शरीर नीला पड़ चुका था, और वो लगातार बता रहा था कि वे अभी भी वहां है, वे कभी नहीं गई। कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टरों ने उसका बहुत मुश्किल से इलाज किया और वो सामान्य हो गया। लेकिन उससे ये बात सुनकर पूरा शहर फिर से खौफ में आ गया। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। एक बार फिर जांच बैठी। इस बार फैसला सख्त था। स्कूल को हमेशा के लिए बंद करने का प्रस्ताव आया। लेकिन उससे पहले आखिरी बार उस क्लासरूम और आसपास के इलाके का निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। रात के समय कुछ अधिकारी, पुलिस और एक बड़ा तांत्रिक वहां पहुंचे। जैसे ही वे सील किए गए हिस्से के पास पहुंचे, उनके उपकरण काम करना बंद करने लगे। मोबाइल फोन, टॉर्च, कैमरे, सब कुछ। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र शुरू किए, जमीन से तेज ठंडक उठने लगी। अचानक चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ बोल रहे हों, लेकिन कोई शब्द साफ नहीं था। तभी वो क्लासरूम अपने आप खुल गया। अंदर से तेज रोशनी निकली। पंखा पूरी गति से घूम रहा था। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, छोटे बड़े, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तांत्रिक ने अंदर झांका और तुरंत पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, "ये अब एक आत्मा नहीं रही, ये जगह बन चुकी है।" उसके शब्दों का मतलब किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन डर सबको लग गया। तभी अंदर से वही लड़की दिखाई दी जिसकी कहानी शास्त्री ने बताई थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी आकृतियां थी। वो लड़कियां जिनकी मौत स्कूल से जुड़ी थी, वे सब एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थी, जैसे एक ही पीड़ा का हिस्सा हो। उस आत्मा ने आखिरी बार बोला। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सा ठंडापन था। उसने कहा कि उसे जगह दे दी गई, लेकिन बाकी आत्माओं को नहीं। जो लड़कियां मरी, जिनकी जिंदगी अधूरी रही, वे सब उसी दर्द में बंध गई हैं। अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, ये उस जमीन की बात थी जो खून और चुप्पी से सींची गई थी। अचानक जमीन धंसने लगी। नई इमारत की दीवारें गिरने लगी। अधिकारियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। हवा में चीखें गूंज रही थी। कुछ लोगों पर अदृश्य ताकतों ने हमला किया। कोई दीवार से टकराया, कोई जमीन पर घसीटा गया। कई लोग वहीं मारे गए। जो बचे वे किसी तरह बाहर निकल गए। सुबह तक दृश्य भयावह था। इमारत का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। कई शव मलबे में दबे थे। प्रशासन ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। मीडिया को बताया गया ये एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स था, लेकिन शहर जानता था ये आखिरी चेतावनी थी। इसके बाद वो फैसला लिया गया जो वर्षों पहले लेना चाहिए था। नया बनाया पूरा स्कूल परिसर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नई सभी इमारतों को छोड़ दिया गया। रास्तों पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। चारों ओर चेतावनी के बोर्ड लगाए गए। अब सबको लगता है कि वो जगह शांत है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी कभी कभी उस सड़क से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने दूर से एक जली हुई बस देखी। कुछ कहते हैं कि रात में वहां से पंखे की आवाज आती है, खुली खिड़की से लाइट दिखती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों में परछाइयां देखी है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं उस जगह पर अब कोई आत्मा नहीं भटकती, बल्कि वो जगह खुद एक जीवित आत्मा बन चुकी है। एक ऐसा डर जो इंतजार करता है किसी के आने का, किसी के देखने का, किसी के फिर से अनसुना करने का। और शायद यही कारण है कि वो स्कूल आज भी आधा बंद है हमेशा के लिए। तो ये थी एक हॉन्टेड स्कूल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने वो कहानी का आधा हिस्सा जो सुना, जिसमें हमने बताया कि देर रात एक लड़के को एक साथ इतनी सारी आत्माएं दिखाई दी, उस लड़के ने ही हमें ये कहानी भेजी थी। ये उसके जीवन की और उसके शहर की सच्ची भयावह घटना है। तो अगर आपके पास भी
ऐसी कोई कहानी हो या आपके करीबी में किसी ने ऐसा कुछ अनुभव किया हो, तो आप हमें उसे हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम आपकी उस कहानी को अपने चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।